हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका 2024 में जितने भी रेलवे एग्ज़ाम ली है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वमाई संयोजी उत्तक, उपास्थि हो जाएगा। एरोलियर संयोजी उत्तक, रक्त। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता है। तो देखिए ठोस पदार्थ के गुण को इसमें कौन सा नहीं दर्शाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एरियोलरी संयोजी उत्तक जो हो जाएगा आपका ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता है। उपास्थि को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको हम टेंडन बोलते हैं, जो कि टेंडन बोलते हैं जिसको हम मांस एवं अस्थि को जोड़ते हैं। जैसे बोन और बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, उसी तरह से उपास्थि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उपास्थि को इंग्लिश में हम टेंडन बोलते हैं, जो कि मसल्स और मसल्स को जोड़ता है और मसल्स के साथ साथ जो है आपका अस्थि को भी जोड़ता है। रक्त जो हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक हो जाता है, और एरियोली संयोजी उत्तक जो हो जाएगा आपका ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है। देखिए एरियोली संयोजी उत्तक जो होता है आपका एक प्रकार के ढीला संयोजी उत्तक होता है, जो पूरे शरीर में पाया जाता है और अंगों और उत्तकों को स्थान पर बनाए रखने के लिए आपका उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं, यह निम्न स्थान पर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, तो मांसपेशियाँ में और त्वचा के बीच में पाया जाता है। अंगों के आंतरिक स्थान को भरने वाला होता है, अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद नसों और वाहिकाओं में पाया जाता है। एरियोलरी उत्तक अंगों की सुरक्षा और सहजता प्रदान करता है तथा साथ ही यह कोशिकाओं को पोषण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एरियोलर उत्तक में मास्ट कोशिकाओं भी होते हैं, जिसमें संक्रमण रोकने में मदद करता है। उपास्थि जो होता है आपका मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है, और रक्त जो होता है आपका संयोजी उत्तक जो होता है रक्त को हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो देखिए थायरॉक्सी हार्मोन को संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को जो है आपका आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन T4 क्या होता है, गर्दन में स्थित जो होता है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन T4 का उत्पादन करती है। थायराइड जो होता है समुद्र भोजन जैसे कि ब्रेड और नमक जैसे खाद्य पदार्थों में आयोडीन का उपयोग करके थायरॉक्सिन का उत्पादन करता है। थायरॉक्सिन शरीर के ऊतकों जैसे कि लिवर, किडनी और मांसपेशियां में ट्राई आयोडोनिन के इसमें परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को डियोनिडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, और इसमें बात करते हैं थायरॉक्सिन के निम्न कार्य होते हैं। तो थायरॉक्सिन के कार्य कौन कौन से होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। तो देखिए ये मेटाबॉलिज्म को विनियमित करता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, पाचन का पर प्रभाव डालता है, मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव एवं मांसपेशिया के संकुचन को नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में बंधे अमीनो एसिड जो होता है टायरोसिन के व्युत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा जो होती है आधी हो जाती है। तो द्विखंडन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, सूत्री कोशिका विभाजन हो जाएगा, असूत्री विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, जिसका प्रयोग लैंगिक रूप में प्रजनन करने वाले सभी शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं जैसे कि युग्मनकों के उत्पन्न के लिए करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रत्येक कोशिका विभाजन चक्र में 4 संतति कोशिका का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है द्रव्यमान का सृजन नहीं किया जा सकता है, गलत काट दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है न ही इसका विनाश किया जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है जो आपका सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, गलत काट दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है लेकिन विनाश नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल इसको गलत काट दीजिए। अब आते हैं हम यहाँ पे, अब आते हैं कि ऑप्शन नंबर बी पे। बी क्या बोलना चाह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। यही जो होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, देखिए इसमें और कौन कौन से टर्म है, जैसे कि निश्चित अनुपात के नियम। देखिए, निश्चित अनुपात के नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो निश्चित अनुपात के नियम जो है प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आपका जो है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद गैसीय अनुपात के नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो गेलुसाक के द्वारा दिया गया है। और रासायनिक संयोजन का नियम जो है आपका किसके द्वारा दिया गया है, तो एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया है। ये जो है आपका रेलवे में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको कहीं ना कहीं एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंतृप्त है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें संतृप्त और असंतृप्त कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक आप जानते होंगे एल्केन हो गया, एक हो गया आपका एल्कीन, और एक जो होता है आपका एल्काइन होता है। तो देखिए, एल्केन वाला जो होता है आपका संतृप्त होता है, बाकी एल्कीन और एल्काइन वाला जो होता है असंतृप्त होता है। तो देखिए, इसमें जो है C4H10 जो कौन सा है, तो ये संतृप्त हो जाएगा। C3H8 जो है, जैसे कि एल्केन के फार्मूला होता है आपका CnH2n+2, तो इसके अनुसार अगर हम इसको बैठाएंगे तो ये बैठ जाता है। तो C4H10 जो होता है आपका संतृप्त हो जाता है, C3H8 भी संतृप्त हो जाता है, और C2H6 भी संतृप्त होता है, बट C2 और H4 ये संतृप्त नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये असंतृप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, यह परिघटना के कारण होता है। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश जो है किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, यह परिघटना को हम क्या कहते हैं, तो विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है समान होता है, विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। प्रकाश के विवर्तन देखेंगे, प्रकाश का व्यक्तीकरण देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका निक्षेपण हो जाता है, यह परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को हम बोलते हैं कि विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है आपका अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अपवर्तनांक इक्वल टू फार्मूला होता है, अपवर्तनांक इक्वल टू हो जाएगा। अपवर्तनांक जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, पदार्थ में प्रकाश की चाल का, पदार्थ में जो होता है प्रकाश की चाल का जो होता है आपका डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जैसे कि म्यू जो हो जाएगा 1/c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी के साथ विस्थापित हो जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है W = Fs cos थीटा। तो देखिए, इसमें थीटा की बात नहीं किया गया है, जब थीटा की बात नहीं किया गया तो थीटा को यहाँ से रिमूव कीजिए। अब क्या बोल रहा है, यदि कोई बल F किसी पिंड पर लगाया जाता है तो F लगाया जा रहा है और पिंड की दिशा में x दूरी विस्थापित करता है, मतलब कि s के वैल्यू यहाँ पे x दिया गया है, तो किया गया कार्य क्या हो जाता है, Fx यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला बेस्ड होता है। तो देखिए, इसको हम कवर किस प्रकार करते हैं, इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R² होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि M1 द्रव्यमान और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपका दोनों के प्रोडक्ट का जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, और जो होता है आपका बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बट यहाँ पे या बीच के दूरी के वर्ग के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। बट जो यहाँ पे बोला गया है एफ जो हो जाएगा आपका एफ दोनों प्रोडक्ट M1 और M2 के प्रोडक्ट के जो होता है आपका अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा M1 और M2। जी का मान जो होता है कैपिटल जी का मान जो होता है प्रत्येक स्थान पे आपका समान होता है। कैपिटल जी का वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है? तो कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो होता है यहाँ पे ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। यह केवल उन्हीं वस्तुओं पर कार्य करता है जिसका द्रव्यमान होता है। बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरी एवं सक्षम दूरी के बीच कार्य करने वाला बल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार जो है सीधी पथ पर चलती हुई एक कार जो है सीधी पथ पर चलते हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति होती है? तो देखिए एक सीधी पथ पर चलती है, धीमी हो जाती है, रुक जाती है, इस तरह से जो है आपका एक कवर करते जाती है। तो इसको बोल रहा है कि क्या हो जाएगा? तो देखिए वृत्तीय गति हो जाएगा, असमान गति हो जाएगा, आवर्ती गति हो जाएगा, एक समान गति हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असमान गति जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। एक समान गति में दूरी में परिवर्तन की दर जो होता है समय के साथ जो होता है आपका नियत होता है। असमान गति में समय के साथ दूरी में परिवर्तन दर जो होता है असमान रहता है। वृत्तीय गति की बात करते हैं तो वृत्तीय गति में वस्तु का गमन पथ एक वृत्त होता है जो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो केवल तार में प्रवाहित धारा के, केवल तार में दूरी के, और क्या ऑप्शन दिया गया है? न तो तार में दूरी के, न ही तार में प्रवाहित धारा के, तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पे निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किस कारक पे निर्भर करता है? तो अगर बात करते हैं कि किस कारक पे निर्भर करता है तो तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पे जो होता है निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या बोले, एक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण पूछा गया है। अवतल दर्पण हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। और आपका प्रतिबिंब कहाँ रखने के बोला गया है? तब वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, तो मुख्य ध्रुव तो हो जाएगा। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच मतलब कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखने के लिए बोला गया है। जब यहाँ पे प्रतिबिंब रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो देखिए आभासी और सीधा हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाता है, आभासी और उल्टा हो जाता है, वास्तविक और सीधा हो जाएगा तो वास्तविक और उल्टा। तो देखिए प्रतिबिंब जो होता है आपका दर्पण के पीछे बनता है। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी और सीधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2 के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो CO3 बना देता है प्लस आपका H2O बना लेता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि हम दीवार को जो है चूना से पोतते हैं, तो दीवार को जब हम चूना से पोतते हैं तो कौन सा हो जाता है? तो CaOH ट्वाइस होता है, तो ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट से CaCO3 ले लेता है, उसके बाद क्या बना लेता है? तो CaCO3 बना लेता है। CaCO3 हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, और प्लस जो
जो है आपका H2O मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड दो, एक होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, CO। कैल्शियम CO कार्बन मोनोऑक्साइड को तो दम घोटू गैस बोलते हैं। मीथेन जो हो जाएगा आपका मार्स गैस हो जाएगा, जो कि आपका ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है। तो देखिए ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाने के लिए बोल रहे हैं, उसकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है, उसकी एक निश्चित आकृति होती है, उसके आकार में परिवर्तन करना कठिन है, बाह्य बल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि उसकी आकार में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। जैसे कि ठोस पदार्थ को देखे होंगे, तो ठोस पदार्थ को आकार में परिवर्तन करना जो होता है आपका बहुत कठिन हो जाता है। ठोस पदार्थों के कुछ गुण को देखेंगे, जैसे कि निश्चित आकार और आयतन होता है इसका, उच्च घनत्व होता है, प्रबल आंतरिक बल होता है, और ठोस जो होता है असंपंडनीय होता है, कठोर एवं नगण्य विचरण होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है कैल्शियम ऑक्साइड और जल के कैल्शियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे आ गया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने का निर्माण करती है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से तो बुझे हुए चूने का निर्माण कौन करता है, तो CaOH ट्वाइस का निर्माण होता है यहाँ पे। तो देखिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि देखिए CaO और H2O दोनों संयोग होकर के क्या बना रहा है, तो CaOH ट्वाइस बना रहा है। तो इसकी इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसको है, तो दो अभिकारक जो है मिल करके एक यौगिक का निर्माण करता है, तो क्या हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचालन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार जो है संचालन कर सकता है। तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, श्वेत सार हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, कि जैसे देखिए विसरण निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन हवा से रक्त में फैलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से हवा में फैलती है। ओके, यह प्रक्रिया कोशिकाओं श्वसन के लिए आवश्यक होता है, जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो और चयापचय अवशिष्ट को जो होता है घटाता है। लाल रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन वितरित करने के लिए विसरण का उपयोग करती है। जब रक्त कोशिकाएं फेफड़े में प्रवेश करती है तो ऑक्सीजन के गुण जो होता है कोशिकाओं में चले जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि विसरण के दर को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे, जैसे कि तापमान हो जाएंगे, उसके बाद सांद्रता प्रवणता हो जाएगा, अणु का आकार हो जाएगा, झिल्ली की उपस्थिति हो जाएगा। ये सभी जो होता है आपका विसरण के जो होता है दर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो देखिए पूछा कौन सा गया है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। जैसे कि विद्युत धारा को कन्वर्ट किस में करता है, तो तापीय में कर देता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक हीटर के जैसे कि हीटर होता है, विद्युत धारा लेता है और वहाँ पे क्या देता है, हीट देता है। तो इसका आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक स्टोव, तो ये भी वैसा ही होता है, की तरह है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम कौन सा है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसको इलेक्ट्रिक मोटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है विद्युत धारा को तापीय प्रभाव देता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो विद्युत धारा को जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन और अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो देखिए विखंडन को क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव में जो है आपका विखंडन द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो देखिए प्लाज्मोडियम में जो होता है विखंडन के द्वारा जन्म होता है। लेशमानिया में भी जो है आपका विखंडन के द्वारा जन्म होता है। अमीबा भी जो होता है आपका विखंडन के द्वारा जन्म होता है। बट केचुआ में जो होता है, केचुआ जो होता है आपका द्विलिंगी जीव होता है। इसका मेल और फीमेल जो होता है एक ही में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केचुआ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु को जो है चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो देखिए लिथियम को जो है आप चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को आप चाकू को से काट सकते हैं, पोटेशियम को जो है आप चाकू से काट सकते हैं, बट यहाँ पे कॉपर को जो है आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। कॉपर के परमाणु संख्या जो होता है आपका 29 होता है। कॉपर का परमाणु संख्या जो होता है आपका 29 होता है। कॉपर, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है मुलायम धातु होता है। ये सभी जो हो जाएगा, ये तीनों जो है आपका मुलायम धातु हो जाता है। और ये जो होता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होता है प्रथम वर्ग के धातु हैं। प्रथम वर्ग के धातु को क्या बोलते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है परासरण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए पानी में भिगोने पर किशमिश फूल जाता है। तो देखिए पानी में भिगोने पर किशमिश जो होते हैं फूलना होते हैं आपका परासरण की उदाहरण हो जाएगा। जीवित कोशिकाओं के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचालन, जीवित कोशिकाओं के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचालन जो है आपका परासरण का उदाहरण है। एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, तो यही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधे के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, ये भी जो है परासरण के आपका उदाहरण है। तो देखिए परासरण जो हो जाएगा आपका ओस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी के अणु एक जो होता है, पानी के अणु का एक अर्ध परागमय झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाली क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में चली जाती है। इसी तरह से हो जाएगा आपका परागण। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।